Hello and good morning, everyone. Welcome to Exact IAS. Here I am Twinkle Kotwani with you all discussing today's newspaper without getting delay. Let's get started. हमारी फर्स्ट न्यूज क्या कहती है? इट्स रिगार्डिंग द राइट टू वर्क. इस एडिटोरियल में ये आज की जो न्यूज आई है ये बहुत अच्छी आई है. ये हमें पूरा एमजी नरेगा से रिलेटेड डेटा बता रही है और जो चैलेंजेस फेस किए जा रहे हैं उससे रिलेटेड चीजें बता रही है. डिस्कस करते हैं एक एक करके डेप्थ में. देखो, एमजी नरेगा एक तरह से गारंटीड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा 2005 में स्टार्ट किया गया था. इसके अंतर्गत क्या होता है? कोई भी रूरल हाउस होल्ड जो एडल्ट है एंड ही इज विलिंग टू वर्क, उसने अगर अपने आप को रजिस्टर कर रखा है तो गवर्नमेंट उसे गारंटीड 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट देने की बात कर रही है. मतलब कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एमजी नरेगा प्रोग्राम है वो डिमांड ड्रिवन प्रोग्राम है. डिमांड ड्रिवन मतलब कि अगर कोई एडल्ट डिमांड कर रहा है वर्क की तो उसे वर्क प्रोवाइड करना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अब मैंने दूसरा टर्म यूज किया है कि ये गारंटीड प्रोग्राम है. मतलब कि अगर किसी पर्सन ने डिमांड की कि उसे काम चाहिए और 15 दिन के अंतर्गत उसे अगर काम नहीं दिया जाता है तो उसके बाद उसे अलाउंस दिए जाते हैं. जितने दिन वो अनएम्प्लॉयड रहा, जितने दिन उसके पास पैसे नहीं आए, उसने काम नहीं किया, उतने दिन के उसके बाद उसे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस प्रोवाइड किया जाता है. मतलब कि भत्ता प्रोवाइड किया जाता है. ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज. और दूसरी जो बेसिक एमजी नरेगा का पॉइंट है वो ये है कि ये स्कीम डिसेंट्रलाइज्ड है. डिसेंट्रलाइज मतलब कि इसकी इम्प्लीमेंटिंग जो एजेंसी है वो ग्राम सभा है. बेसिकली ग्राम सभा जो रहती है वो डिसाइड करती है कि कौन सा काम करवाना है, कौन सा पर्सन एलिजिबल है, किसको रजिस्टर करना है और इसे किसे काम प्रोवाइड करना है. ये सारे काम जो होते हैं वो ग्राम पंचायत ग्राम सभा के द्वारा किए जाते हैं. मतलब कि कहीं ना कहीं ये लोकल गवर्नेंस को लोकलाइज्ड मैनर में, डिसेंट्रलाइज्ड मैनर में काम करने के कल्चर को प्रमोट कर रहा है. ठीक है, ये हमने समझ लिया एमजी नरेगा के बारे में. अब जो आज का एडिटोरियल आया है ना वो ये डिस्कस कर रहा है कि हमारे पास कुछ चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं इस स्कीम से. जब ये एक्ट बना 2005 में एमजी नरेगा एक्ट पास हुआ तो इसके पैराग्राफ 2 सेक्शन 3 में कुछ चीजें बताई गई थी कि अगर कोई पर्सन को आपको रजिस्टर में से डिलीट करना है, कि उसका नाम हटाना है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने से, तो उसके लिए कुछ प्रोविजंस दिए गए. फॉर एग्जांपल पहला चीज कि ये काम जो है ये ग्राम पंचायत के हाथ में आएगा. ग्राम पंचायत अगर सेटिस्फाई हो जाती है कुछ चीजों को ऑब्जर्व करके, फॉर एग्जाम्पल पहला जो चीज है जिसके बेसिस पे आप किसी भी रजिस्टर्ड मेंबर का नाम डिलीट कर सकते हो वो ये है कि जो हाउस होल्ड है वो परमानेंटली माइग्रेट कर गया है उस गांव से. ठीक है, हाउस होल्ड इज परमानेंटली माइग्रेटेड. अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो ग्राम पंचायत बेशक उनका नाम डिलीट कर सकती है अपने रजिस्टर में से. सेकेंड थिंग इज जॉब कार्ड फाउंड डुप्लीकेट. मतलब कि उस पर्सन ने डुप्लीकेट जॉब कार्ड बनवा दिया है, अलग अलग जगह पे अपना रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, अलग अलग जगहों से बेनिफिट को लेने के लिए. एंड द थर्ड थिंग इज डॉक्यूमेंट फेक. अगर किसी पर्सन ने अपना जॉब कार्ड बनवाने के लिए फेक डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं तो इस बेसिस पर भी ग्राम पंचायत सेटिस्फाई होकर के इन 3 कंडीशंस के बेसिस पर उन पर्सन का नाम रजिस्टर में से डिलीट कर सकती है. उसके बाद उसे गारंटीड जॉब प्रोवाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की नहीं होती है. एक और कंडीशन होती है जहां पर कि लोगों का नाम डिलीट कर दिया जाता है. अगर कोई ग्राम सभा या ग्राम पंचायत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कन्वर्ट हो जाती है तो जितने भी उस ग्राम पंचायत के मेंबर्स हैं या जो बेनिफिशियरीज हैं उन सबका जो नाम है वो डिलीट कर दिया जाता है. ये तो एक नॉर्मल सा प्रोसीजर है. ये एक मतलब की ऑब्लिगेशन है कि अगर कोई ग्राम सभा ही नहीं रही है तो ऑब्वियस सी बात है सबका नाम डिलीट हो जाएगा. अब क्वेश्चन अराइज होता है कि अभी रिसेंटली जो ये डिलीशन है ना इसका अमाउंट बढ़ता हुआ नजर आया है. मतलब कि पहले जैसे थोड़े बहुत लोगों का नाम ऑन द
ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करते हुए नाम डिलीट किए जाते थे। बट अभी ऑब्जर्व किया 2022-23 में जो ये डिलीशन का काम है ना, ये बहुत बढ़ चुका है, इतना बढ़ चुका है मतलब कि 247% ऑफ पीपल्स का नाम डिलीट कर दिया जाता है। ठीक है, अब ये सारी चीजें किसी एक सिस्टम में तो मैनेज होती होंगी, तो एमजी नरेगा ने अपना ही एक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बना रखा है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में हर एक चीज मैनेज करनी पड़ती है कि कौन से नए एम्प्लॉयज आए हैं या कौन से नए एडल्ट पर्सन एड अप हुए किसी ग्राम पंचायत में, और ग्राम पंचायत ही उनका नाम रजिस्टर करवाती है। और किसका भी नाम डिलीट हुआ है वो भी इस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में अपडेट करना पड़ता है, और फिर ये सारी चीजें चेक की जाती हैं कि क्या आखिर ओवरऑल रेशियो रहा। अब जो प्रॉब्लम है वो ये आ रही है कि अप्रोक्स 247% से इंक्रीज हो रहा है डिलीशन की प्रोसेस। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। अभी तक ये मैंडेट नहीं था, अब ये मैंडेट कर दिया गया है कि जो भी एडल्ट पर्सन है, अगर उसका जॉब कार्ड आधार से लिंक्ड है, तब जाके उसे आधार इनेबल्ड पेमेंट मैकेनिज्म के थ्रू ही पैसा दिया जाएगा। ठीक है, इन दोनों कार्ड्स का, जॉब कार्ड और आधार कार्ड का लिंक होना बहुत कंपलसरी है, तभी जाके ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बन पाता है, मतलब कि पूरा कनेक्टिविटी बन पाती है और पेमेंट इनिशिएट होती है और पेमेंट दी जाती है। गवर्नमेंट ने क्या किया, इसे 2024 से मैंडेटरी कर दिया। अब हुआ क्या कि वी ऑल नो इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, इतनी अच्छी अवेयरनेस तो इंडिया में नहीं है। सो अवेयरनेस की कमी, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, लोगों के बीच में एजुकेशन की कमी के कारण लोगों ने ये लिंकेजेस नहीं किए। बट गवर्नमेंट ने ऑफिशियल्स के ऊपर प्रेशर बढ़ाया कि हमें 100% आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम करना है, लोगों का जॉब कार्ड और पेमेंट मैकेनिज्म लिंक्ड रहना चाहिए, तभी हम उसे पेमेंट करेंगे, तभी हम उसे रजिस्टर करके पैसा देंगे या उन्हें गारंटीड एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे। तो ग्राम सभा के ऑफिशियल्स ने भी क्या किया कि अपने डिस्ट्रिक्ट का रेशियो बढ़ाने के लिए, कि हमारे पास जितने एम्प्लॉयज हैं उनका सबका जॉब कार्ड आधार से लिंक्ड है, ये सारी चीजें करने के लिए उन्होंने लोगों का नाम डिलीट करना स्टार्ट कर दिया मैंडेटरी बेसिस पर। ना ही उस पर्सन को इन्फॉर्म किया गया, ना ही कुछ, बस मैंडेटरी बेसिस पर उनका नाम डिलीट कर दिया गया। अब ये सारी चीजें चेकआउट करने के लिए एक सर्वे कंडक्ट कराया गया, जिसमें ऑब्जर्व किया गया कि जो ये सिस्टम है, मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें ना एक ड्रॉप डाउन ऑप्शन भी रहता है कि अगर कोई पर्सन विलिंग ही नहीं है काम करने के लिए तो उसका नाम भी डिलीट किया जा सकता है। तो अप्रोक्स मतलब मोस्ट ऑफ दी केसेस में देखा गया 50 to 60% पीपल्स जो हैं उन्होंने नॉट विलिंग टू वर्क के बेसिस पर उनका नाम डिलीट कर दिया गया है। अब अगर डेटा देखा जाए तो डेटा ये कहता है कि रूरल इंडिया में अप्रोक्स 71% पीपल्स अनएम्प्लॉयड है। जब पर्सन अनएम्प्लॉयड होगा, गवर्नमेंट उसे गारंटीड एम्प्लॉयमेंट देने की बात कर रही है, तो आखिर वो पर्सन क्यों अनविलिंग होगा काम करने के लिए? ये भी ऑब्जर्व किया गया कि जिन लोगों का नाम डिलीट किया गया वो अलग एरिया में जाकर के कहीं ना कहीं जॉब ढूंढ रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट ढूंढ रहे हैं और किसी भी कंडीशन में काम करने को रेडी है। सो यहाँ पर हमें कंट्रोवर्सी दिख रही है कि एक तरह से आप डेटास को साफ सुथरा दिखाने के लिए 100% आधार बेस्ड इनेबल पेमेंट सिस्टम को स्मूथली रन करने के लिए अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जिन लोगों के लिंकेजेस नहीं है जॉब कार्ड और पेमेंट मैकेनिज्म के, उनके नाम विलिंगली डिलीट कर दे रहे हो। हालांकि इस एक्ट में ये भी प्रोविजन है कि अगर आप किसी पर्सन का नाम डिलीट कर रहे हो तो उसके पास भी पावर है कि वो हायर अथॉरिटीज में जाके अप्रोच कर सकता है, बात कर सकता है कि उसका नाम किस बेसिस पर डिलीट किया गया है। बट वही है कि उनके पास इतनी अवेयरनेस नहीं रहती है रूरल लोगों के पास, इसीलिए इस पूरे एडिटोरियल में यही डिस्कशन किया गया है कि इस तरह से नाम डिलीट करना एक तरह से पर्सन्स का जो लीगल राइट है, राइट टू वर्क, वो डिलीट करने के इक्वल है। हमारी पॉलिसीज में आप टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट लाओ, नई चीजों को इंट्रोड्यूस करो, बट जो मेन क्रक्स है किसी भी पॉलिसी का,
हमने एमजी नरेगा आखिर लाया क्यों था? गारंटीड एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए कि एक साल में अप्रॉक्स 100 दिन का गारंटीड एम्प्लॉयमेंट मिल सके किसी भी पर्सन को। सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के बेसिस पर जो भी पर्सन एलिजिबल है उस बेसिस पर जो लोग बेनिफिशियरी हो सकते हैं उनको काम मिल सके और वो काम कर पाए ताकि उनकी कंडीशंस में इंप्रूवमेंट आए। बट आप टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करें और टेक्नोलॉजी के कारण ये रूरल हाउस होल्ड के लोग अगर कनेक्टिविटी नहीं स्टैब्लिश कर पा रहे तो आप उनका नाम ही डिलीट कर दे रहे हो सिर्फ डेटा को बेहतर साबित करने के लिए। इट्स नॉट अ राइट थिंग। ये एक तरह से राइट टू वर्क को डिलीट कर रहा है। यही सारी चीजें इस पूरे एडिटोरियल में डिस्कस की गई हैं। एमजी नरेगा के बारे में बताया गया मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा 2005 में ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट गारंटीड प्रोग्राम है जो कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने की बात करता है 100 दिन तक का। इसमें जरूरी नहीं है कि आपको स्किल्ड वर्क प्रोवाइड किया जाए, इसमें अनस्किल्ड मैनुअल वर्क की बात की जाती है। जो भी पर्सन विलिंग है काम करने को उसे काम दिया जाता है। ये एक तरह से लीगल राइट टू वर्क को इम्प्लीमेंट करने के लिए इस तरह से एक्ट लाए गए थे। साथ के साथ देखा जाए तो इसमें 1/3 जो बेनिफिशियरीज है वो विमेन्स सेक्शन को बिलोंग करती है। ये एक डिमांड ड्रिवन स्कीम है, ऑलरेडी डिस्कस्ड कि अगर कोई पर्सन डिमांड कर रहा है काम करने की, अगर उसे 15 दिन के अंतर्गत काम नहीं दिया जाता है तो उसे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस प्रोवाइड किया जाता है। देन डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, इसको भी डिस्कस कर लिया गया कि इसमें ग्राम सभा और ग्राम पंचायत डिसाइड करती है कि कहां पर क्या काम करवाना है। Second news is what is government's one nation one subscription initiative? सो बेसिकली हम सब जानते हैं हम अपनी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत अपने रिसर्च एम्बिट को बढ़ाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इंडिया एक तरह का ग्लोबल रिसर्च हब बनकर सामने है। सो इसी के रिगार्डिंग जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, जो जर्नल्स पब्लिश करते हैं, जो रिसर्च पेपर्स पब्लिश करते हैं, उन सबको एक्सेस करने के लिए इंडिया में अभी तक 10 लाइब्रेरी कंसोर्टियम काम करते हैं। मतलब कि इंटरनेशनल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के जर्नल्स और रिसर्च पेपर्स को एक्सेस करने के लिए हमें 10 अलग अलग जगह सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। सो इन सब्सक्रिप्शन को कंबाइन करके गवर्नमेंट एक नया रूल लाई है, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। मतलब कि बड़े बड़े हायर जो 30 पब्लिशर्स हैं, उनके ई जर्नल्स हैं, उन सबको एक जगह पे एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट बात कर रही है कि अब आपको अलग अलग जगह पर सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। आपको पूरे नेशन वाइड एक्सेस उस जर्नल का लेने के लिए एक ही सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत है। आखिर हम ये सारी चीजें क्यों करें? ताकि जो हमारा रिसर्च है वो बेहतर तरीके से हो पाए, हम रिसर्च को स्ट्रीमलाइन तरीके से एक्सेस कर पाए। साथ के साथ जो भी हमारे यंग जर्नल्स हैं उनको इंटरनेशनली पब्लिश्ड जर्नल्स रिसर्च पेपर्स का एक्सेस इजीली अवेलेबल हो सके। इससे क्या होगा, इंडिया एक ग्लोबल रिसर्च हब बनने में आगे बढ़ सकता है और ये क्वालिटी सोर्सेस को प्रोवाइड करेगा। जैसे कि हम सब जानते हैं एक तरह का नॉलेज गैप है। नॉलेज गैप मतलब कि हमारे पास नॉलेज तक पहुंचने के लिए रिसोर्सेज की कमी है। सो उस नॉलेज गैप को कम करने के लिए भी वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन जैसी स्कीम गवर्नमेंट हमारे सामने लेकर के आई है। नेक्स्ट वन इज एड नीडेड टू मीट द कॉस्ट ऑफ कंट्रोलिंग प्लास्टिक्स। देखो रिसेंटली 2024 में जो साउथ कोरिया का बुशान नामक रीजन है, साउथ कोरिया के बुशान रीजन में प्लास्टिक ट्रीटी चल रही है। मतलब कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के तहत नेगोशिएशंस चल रहे थे। 170 नेशंस आपस में नेगोशिएट कर रहे थे कि अभी के समय में प्लास्टिक पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, सो हमें एक प्लास्टिक ट्रीटी की जरूरत है। ऐसी ट्रीटी जो कि प्लास्टिक को हैंडल आउट करने में काम कर सके। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए? पहली चीज, प्लास्टिक का हमारी लाइफ में इन्फ्लुएंस या इंटरफेरेंस बहुत बढ़ चुका है। हम प्लास्टिक पर इतने डिपेंडेंट हो चुके हैं कि हम उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे। ठीक है, इंटरफेरेंस बहुत, इन्वॉल्वमेंट बहुत बढ़ चुका है प्लास्टिक का। दूसरी चीज, प्लास्टिक कहीं ना कहीं हमारे क्लाइमेट पॉल्यूशन को
क्लाइमेट चेंज को इम्पैक्ट कर रहा है, चूंकि प्लास्टिक एक तरह का पॉल्यूशन जनरेट करता है, एयर पॉल्यूशन करता है, टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करता है, टॉक्सिक गैसेस रिलीज करता है। हम सब जानते हैं प्लास्टिक को डिग्रेड होने में 20 से 500 साल तक के टाइम लग जाता है और ये जमीन से टच से मस नहीं होता है। तीसरी चीज, प्लास्टिक में जो पॉलीमैक्रॉन्स में मटेरियल प्रेजेंट रहता है वो ह्यूमन हेल्थ को के लिए अच्छा नहीं रहता है। सो हेल्थ के बेसिस पर भी हमें प्लास्टिक को डील आउट करना बहुत जरूरी है। इसलिए ये ट्रीटी कंडक्ट हो रही है साउथ कोरिया के बुशान नामक एरिया में, जो कि पिछले 2-3 सालों से कंटिन्यूअसली हम प्लास्टिक ट्रीटी लाने की बात कर रहे हैं। अब ये फाइनल नेगोशिएशंस चल रहे हैं कि प्लास्टिक ट्रीटी को आखिर कैसे लाया जाए। Next one is, around 2 lakh child marriages were prevented in a year, says Women and Child Development Ministry. इंडिया की गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लाए हैं कि कैसे हम चाइल्ड हेल्थ को प्रोटेक्ट कर सके, चिल्ड्रंस को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके। इसी रिगार्डिंग गवर्नमेंट ने, जस्ट अ सेकेंड, आई थिंक देयर इज अ टेक्निकल इशू। ओके, लेट्स कंटिन्यू। विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने डेटा रिलीज किया है कि हमने 2 लाख चाइल्ड मैरिजेस को प्रिवेंट किया है 1 साल के अंतर्गत। हम सब जानते हैं जो इंडियन गवर्नमेंट है वो अलग अलग इनिशिएटिव्स लाती है कि कैसे चाइल्ड मैरिजेस को रोका जाए, या बच्चों के लिए नए नए प्रोग्राम्स लाती है ताकि बच्चे एजुकेशन में इन्वॉल्व रहें, चीज़ों में इन्वॉल्व रहें, ताकि चाइल्ड मैरिजेस को कम किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल उनके लिए अवेयरनेस बढ़ाने की कोशिश करती है गवर्नमेंट, एजुकेशन प्रोवाइड करना, जो भी केसेस हो रहे हैं उन चीज़ को रिपोर्ट करना, चाइल्ड मैरिजेस के केसेस को रिपोर्ट करना, मॉनिटर करते रहना कि कहीं पर चाइल्ड मैरिज हो तो नहीं रही है। साथ के साथ बच्चों के एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए एजुकेशन और मिड डे मील प्रोग्राम को गवर्नमेंट ने मर्ज कर दिया है, मतलब कि बच्चे कैसे एजुकेशन की तरफ ज्यादा शिफ्ट हो, इसलिए गवर्नमेंट ने स्कूल्स में ही बच्चों को खाना देना स्टार्ट कर दिया है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा खाने की लालच में बच्चे एजुकेशन की तरफ शिफ्ट होंगे, एजुकेशन लेंगे तो उससे उनके अंतर्गत अवेयरनेस आएगी, उनको अपने करियर को लेकर के थोड़े से सीरियस होंगे, लाइफ में कुछ करना चाहेंगे। इससे एट द एंड क्या होगा कि चाइल्ड मैरिजेस का जो हमारे सामने केसेस आ रहे हैं वो हमें कम दिखेंगे। रिसेंटली विमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री ने बताया कि हमने चाइल्ड मैरिजेस का रेट 47.4% से कम करके 23.3 कर दिया है, जहां पर 2019 में 47.4% केसेस आते थे, वहीं आज की डेट में 23.3 केसेस ही आते हैं चाइल्ड मैरिजेस के। इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है चाइल्ड मैरिज एक्ट, जो कि 2006 में हमने पास किया था। Next one is, you have no money, why refuse PMJAY aid HC to Delhi government? दिल्ली गवर्नमेंट ने हाई कोर्ट ने दिल्ली गवर्नमेंट को कहा है कि जब आपके पास पैसा नहीं है तो आप आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जैसी स्कीम्स से जो एड मिलने वाला है उस चीज को आप क्यों साइडलाइन कर रहे हो या क्यों रिफ्यूज कर रहे हो। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को समझते हैं, ये एक तरह से हेल्थ सेक्टर स्कीम है जिसके 2 कंपोनेंट्स हैं। एक कंपोनेंट है कि हमें प्राइमरी हेल्थ केयर सेक्टर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। दूसरा, इसके अंतर्गत हम जो भी बेनिफिशियरीज हैं उनको 5 लाख तक का हेल्थ कवरेज प्रोवाइड करने की बात करते हैं इन एवरी हाउस होल्ड। इसके अंतर्गत हाउस होल्ड की साइज कुछ भी हो, चाहे 5 मेंबर्स हो चाहे 10 मेंबर्स हो, जितने भी मेंबर्स हो उन्हें 5 लाख तक का हेल्थ कवरेज प्रोवाइड किया जाता है फॉर द टर्शियरी एंड सेकेंडरी सर्विसेज, फॉर द टर्शियरी एंड सेकेंडरी सर्विसेज। ऐसा इसलिए क्योंकि जो प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विस है वो तो ऑलरेडी आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के थ्रू प्रोवाइड कर ही रहे हो। हम सब जानते हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनाया गया है जिसमें सिर्फ मिनिमम 5 रुपए की एक स्लिप्स कटवानी पड़ती है, जिसके बेसिस पर आप डॉक्टर को कंसल्ट करके अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हो। बट जो बड़े लेवल की हेल्थ सर्विसेज है टर्शियरी और सेकेंडरी सेक्टर की, उसमें गवर्नमेंट ने 5 लाख तक का हेल्थ कवरेज प्रोवाइड कर रखा है हर टाइप के हाउस होल्ड को।
देखते हैं ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना क्या कहती है। ये अभी रिसेंटली इसमें एक अमेंडमेंट भी लाया गया था, उससे मैं डिस्कस करती हूँ। पहले मैं इसके बेनिफिट्स बता दूं कि 5 लाख रुपीस पर फैमिली पर ईयर प्रोवाइड किए जाते हैं टर्शियरी एंड सेकेंडरी केयर को प्रोवाइड करने के लिए। सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के बेसिस पर ही इसमें जो है बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि जो भी इंडियन सिटीजन 70 साल से ऊपर के हैं उन सबको ये 5 लाख का कवरेज प्रोवाइड करने की बात की जा रही है, चाहे वो किसी भी कास्ट किसी भी ग्रुप को बिलोंग करते हो, चाहे उनकी इनकम कुछ भी हो, कुछ भी रिस्ट्रिक्शन कोई भी क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। सिर्फ ये बोला गया है कि अगर आप 70 साल से ऊपर के हो तो आप प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बेनिफिशियरी बन सकते हैं। नेक्स्ट वन इज रबड़ी देवी डिमांड सेपरेट मिथिलांचल टू बी कर्व्ड आउट ऑफ बिहार। देखो ये मैप है इंडिया का, यहाँ पर बिहार है, यहां से मिथिलांचल बनाने की बात की जा रही है। एक एमएलए है जो डिमांड कर रही है कि हमें बिहार से सेपरेट करके मिथिलांचल बनाना है। अभी इस एडिटोरियल में ये भी बताया गया कि रिसेंटली जो पार्लियामेंट में सेशन हुआ उसमें एमएलए ने अप्रिशिएट भी किया कि 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट के टाइम पर मैथिली लैंग्वेज को हमने 8th शेड्यूल में शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस का दर्जा प्रोवाइड किया, वहां की कल्चर को प्रमोट किया, लिटरेचर को प्रमोट किया। बट इतने से बात नहीं बनने वाली है, वहां की अपनी ही एक आइडेंटिटी है, अपना कल्चर है, अपने लोग है, जिसके लिए वो डिमांड कर रहे हैं कि हमें बिहार से अलग होकर एक सेपरेट स्टेट दैट इज मिथिलांचल की डिमांड की जा रही है। यहां से हम हमारा 8th शेड्यूल को रिवाइज कर लेते हैं यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल की बात की जाए तो इसमें ड्यूरिंग द 1950s इसमें ओरिजिनली 14 लैंग्वेजेस इंक्लूड की गई थी। धीरे धीरे अमेंडमेंट्स के तहत इसमें नई नई लैंग्वेजेस लाई गई, जैसे फर्स्ट टाइम 1967 में सिंधी लैंग्वेज को ऐड किया गया था, ठीक है, विद द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। उसके बाद 1992 में 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसमें 3 लैंग्वेजेस ऐड की गई, दैट इज नेपाली, मणिपुरी एंड कोंकणी, ठीक है, ये 3 लैंग्वेजेस ऐड की गई। उसके बाद 2003 में 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसमें 4 लैंग्वेजेस ऐड की गई, दैट इज मैथिली, संथाली, बोडो एंड डोगरी। ये मैथिली लैंग्वेज वही है जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, मिथिलांचल रीजन बनाने की जहां पर बात की जा रही है, ठीक है। ये हो गई 8th शेड्यूल हमारी। मैंने बताया कि ड्यूरिंग ओरिजिनली इसमें 14 लैंग्वेजेस थी, आज की डेट में इसमें 22 लैंग्वेजेस है। इज दैट क्लियर? लेट्स गेट मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। कन्वर्जन टू गेट जॉब अमाउंट्स टू अ फ्रॉड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट। देखो हमारे सामने एक तरह का केस आया, वी ऑल नो, हमने कई बार डिस्कस किया है कि इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है। सेक्युलर मतलब कि इंडिया अपने सिटीजन्स को फ्रीडम देता है, आप कोई भी रिलीजन प्रैक्टिस करो, प्रोफेस करो, एक्सेप्ट करो, एडॉप्ट करो, जो भी करना है आपको, आप फ्री हो। तो उसके रिगार्डिंग हमने आर्टिकल 25 में फंडामेंटल राइट दे रखा है इंडियन सिटीजन्स को कि आप किसी भी रिलीजन को एक्सेप्ट कर सकते हो। हुआ क्या, हमारे सामने एक केस आया कि एक क्रिश्चियन कम्युनिटी की लेडी थी जो कि क्रिश्चियनिटी को ही प्रैक्टिस कर रही थी, प्रोफेस कर रही थी। बट वी ऑल नो इंडिया में SC, ST और OBC को रिजर्वेशन प्रोवाइड की जाती है गवर्नमेंट जॉब्स में, ठीक है। तो हुआ क्या, और ये भी हमें पता है कि जो ये कास्ट है ये हिंदू रिलीजन से कनेक्टेड है, मतलब कि हिंदू कम्युनिटी के लोगों ने ही आपस में ये कैटेगराइजेशन किया है। इस क्रिश्चियन कम्युनिटी की लेडी ने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया हिंदू में और फिर SC ST की कैटेगरी में चली गई और फिर उन्होंने गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन गई। बट जब ऑन द ग्राउंड सर्वे किया गया तो देखा गया कि वो जो
लेडी थी, उन्होंने सिर्फ नाम मात्र के लिए अपने आप को आर्य समाज में कन्वर्ट किया था और हिंदू डिक्लेयर किया था। उनका कोई भी जेन्युइन रीजन नहीं था, ना ही वो जेन्युइनली हिंदुइज्म को प्रैक्टिस करती थी। वो रेगुलर बेसिस पर चर्च जाती थी और क्रिश्चियन कम्युनिटी को ही के ही कल्चर को फॉलो करती थी। एक तरह से ये कॉन्स्टिट्यूशन के साथ फ्रॉड है, मतलब कि आप सिर्फ बेनिफिट्स को, रिजर्वेशन के बेनिफिट को एंजॉय करने के लिए आप अपना कास्ट को चेंज कर रहे हो। ये एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के साथ फ्रॉड है। जॉब अचीव करने के लिए कास्ट चेंज करना, अपना रिलीजन ही चेंज करना, ये चीज गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा। Next one is cyclonic storm brewing over the Bay of Bengal to bring heavy rain over Tamil Nadu till December 1st। हमने कल भी डिस्कस किया था, फेंगल नाम का एक साइक्लोन आने वाला है। थोड़ा सा समराइज वे में साइक्लोन को समझ लेते हैं। आज हम साइक्लोन को डेप्थ में नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि ऑलरेडी आज हमने बहुत कुछ डिस्कस कर लिया है। देखो होता क्या है कि जैसे ये रीजन है, मेरीन रीजन है, वहां पर अगर लो प्रेशर रीजन क्रिएट हो रहा है, मतलब कि क्या होगा, अगर टेम्परेचर बढ़ा तो छोटा सा लो प्रेशर रीजन क्रिएट हुआ। लो प्रेशर रीजन क्रिएट होना मतलब कि यहां से हवाएं जा चुकी हैं। अब क्या होगा, आसपास की हवाएं आएंगी इस गैप को फिलअप करने के लिए, ठीक है। तो आसपास की जब हवाएं आएंगी इस गैप को फिल करने के लिए, तो कोरियोलिस फोर्स के कारण ये एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट होने लगेंगी इस लो प्रेशर रीजन के आसपास। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ये एंटी क्लॉकवाइज चलने लगती है और सदर्न हेमिस्फेयर में ये क्लॉकवाइज चलने लगती है। और जो आसपास की हवा है ये अपने साथ, चूंकि मैरीन सरफेस से आ रही है, अपने साथ ह्यूमिडिटी लेकर के आएगी और एक पूरा गैसियस चैम्बर बना देगी जो ह्यूमिडिटी के साथ ऊपर जाएगा। और ऊपर जाने की वजह से ह्यूमिडिटी से क्लाउड्स बनेंगे और क्लाउड्स बनने के बाद रेनफॉल होने लगेगी। सो साइक्लोन्स आने की वजह से कई बार हमें देखने को मिलता है कि कोस्टल रीजन पर हैवी रेनफॉल हो रही है, स्टॉर्म्स आ रहे हैं, जिससे कि मास डिस्ट्रक्शन होता है। सो ऐसा ही एक साइक्लोन फेंगल नाम का बे ऑफ बंगाल में ओरिजिनेट हो रहा है, जो दिसंबर 1 तक एक्सपेक्टेड है कि हमारे तमिलनाडु कोस्ट तक पहुंच जाएगा। नेक्स्ट वन इज स्कूलिंग इन इंडिया इन टाइम्स ऑफ पुअर एयर क्वालिटी। बहुत अच्छा एडिटोरियल आया है जिसने कि एयर पॉल्यूशन जैसे कॉन्सेप्ट को स्कूलिंग से लिंक किया है। देखो, वी ऑल नो दिल्ली में हर साल इस टाइम पीरियड पर कितनी बुरी एयर क्वालिटी हो जाती है। सो उस एयर क्वालिटी के बेसिस पर गवर्नमेंट ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान रिलीज करती है, जिसके हिसाब से अलग अलग चीजों पर बैन लगाया जाता है। जैसे कि व्हीकल्स नहीं चलेंगे, ऑफिशियल्स जो है वो वर्क फ्रॉम होम करेंगे, स्कूल्स को कन्वर्ट कर दिया जाता है हाइब्रिड मॉडल पर, मतलब कि ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन क्लासेस दोनों प्रोवाइड की जाती है। सो इस एडिटोरियल में बेसिकली स्कूलिंग को डिस्कस किया गया है। देखा क्या गया कि दिल्ली में ऑलमोस्ट पूरे साल भर जो है वो एयर क्वालिटी 50 से ज्यादा ही रहती है। 50 अगर इंडेक्स आ रहा है एयर क्वालिटी का, मतलब कि एयर क्वालिटी गुड है और आप उसे इजीली ब्रीद आउट कर सकते हो, ब्रीद इन कर सकते हो। बट जब इससे ज्यादा बढ़ जाती है तो एयर क्वालिटी खराब होने लगती है, पुअर, सीवियर प्लस, और वो एयर हमारे लिए अच्छी नहीं होती है। बट ऐसा भी देखा गया कि अभी तक 2023 से अगर हम डेटा कंपेयर करें तो सिर्फ एक दिन ऐसा आया है जब दिल्ली की एयर क्वालिटी गुड थी। बाकी सारे दिन दिल्ली की एयर क्वालिटी या तो पुअर रही है या तो सीवियर रही है। सो मतलब कि अगर आप एयर क्वालिटी के बेसिस पर स्कूलिंग को बंद कर दे रहे हो, स्कूल्स को बंद कर दे रहे हो और उसको ऑनलाइन मॉडल पर शिफ्ट कर दे रहे हो, तो ये एक तरह से अच्छी चीज नहीं है। इससे आप जो चीजें स्कूल में प्रोवाइड की जाती हैं, जिससे जो अपब्रिंगिंग या जो ग्रूमिंग स्कूल में बच्चों की होती है, वो ऑनलाइन एजुकेशन से नहीं हो सकती है। सिर्फ इस तरह की चीजें करने से एजुटेक कंपनीज और एप्स का ही बेनिफिट होता है। ये चीज हमने कोविड टाइम पर बहुत अच्छे से देख लिया कि जब स्कूल्स ऑनलाइन मॉडल पर काम कर रहे हैं तो
कर रहे थे तो बच्चों की कितनी ग्रूमिंग हुई, कितना उन्होंने पढ़ाई को सीरियस लिया और किस हिसाब से उन्होंने क्लासेस अटेंड की, हमने सबने ये चीज बहुत अच्छे से अपने कोविड टाइम पीरियड पर देखा है। सो एट द एंड मैं यही बोलूंगी कि अगर आप स्कूलिंग्स को ऑनलाइन कन्वर्ट कर रहे हो तो ये एक तरह से स्कूल में जो ग्रूमिंग होनी चाहिए उससे जो एडवांटेजेस होते हैं वो उन सब से कहीं ना कहीं बच्चा वंचित रह जा रहा है, उसको उस चीज का बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। स्कूल्स क्या करते हैं, अलग अलग एडवाइजरी निकाल देते हैं कि हम ऑनलाइन मॉडल पर काम करेंगे। अगर एयर क्वालिटी थोड़ी गिरी है तो वो मास्क पर आ जाते हैं कि बच्चे जो है वो स्कूल्स में मास्क पहन करके आए। ये एक तरह से मैटर को साइंटिफिकली डील करने जैसा नहीं हुआ। हमें एयर पॉल्यूशन को स्कूल से रिलेटेड अगर एडवाइजरी निकालनी है तो उससे भी साइंस ड्रिवन मॉडल्स पर या साइंटिफिकली चीजों को देख करके ही काम करना चाहिए। पहला चीज ये है कि देखो हम सब जानते जो एयर क्वालिटी घरों के अंदर होगी, सिमिलर एयर क्वालिटी हमें स्कूल्स के अंदर भी देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि स्कूल्स थोड़ी ना है सोर्स एयर पॉल्यूशन के। जैसे घर सेफ प्लेस है, जितना सेफ प्लेस घर है उतना ही सेफ प्लेस स्कूल भी है। आप ऐसा कर सकते हो कि स्कूल क्लासरूम को हम घर के रूम से कंपेयर कर सकते हैं। इसलिए अगर आप स्कूल्स चला रहे हो तो स्कूल्स को ऑफलाइन मॉडल पर ही चलाओ, सिर्फ उसकी आउटडोर एक्टिविटीज को बंद कर दो कि हम गेम्स नहीं कराएंगे, बच्चों को ज्यादा आउटडोर एक्सपोजर अवॉइड करेंगे ताकि वो सेफ एक एनवायरनमेंट में रह सके। दूसरा चीज बात की जा रही है कि आप जो मास्क लगाने के डायरेक्शन इशू कर देते हो। हेल्थ मिनिस्ट्री ने भी ये बात की है कि NH5 वाले मास्क 12 साल से कम के बच्चों को नहीं वियर करने चाहिए। इस मास्क वियरिंग को अगर अब मैंडेट किया जाता है तो इससे अलग तरह की डिसीज होने लगती है कि कई सारे बच्चों को स्किन से रिलेटेड एलर्जी होती है। अगर वो लॉन्ग टाइम तक मास्क पहने रहेंगे तो उससे स्किन एलर्जी हो जाएगी, उसके अलग ड्रॉबैक्स है। इसलिए गवर्नमेंट को साइंटिफिकली देखना चाहिए चीजों को। जस्ट आप रैंडमली मैंडेट नहीं कर सकते हो मास्क पहन के आना। देन एयर जो स्कूल का कैंपस है उसमें फंक्शनल एयर प्यूरिफायर्स लगाने चाहिए। मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में देखा भी गया कि एयर प्यूरिफायर्स लगे हुए, बट फंक्शनल रूप में वो एयर प्यूरिफाई करें। साथ के साथ कुछ और साइंटिफिकली चीजें जैसे कि हमें स्कूल कैंपस उस ड्यूरिंग बैड एयर क्वालिटी क्लोज रखना चाहिए। डोर्स विंडोज मोस्ट ऑफ द टाइम क्लोज रखो ताकि प्यूरिफाइड एयर ही बच्चे इनहेल करें। नेक्स्ट वन इज, अगर मान लो समटाइम्स क्या होता है कि गवर्नमेंट ही इशू कर देती है, ऑर्डर दे देती है कि आप स्कूल्स को बंद कर दो, बट ऐसे टाइम पर इंस्टीड ऑफ जस्ट ऑर्डर पास कर देना, टीचर्स को नए इनोवेटिव आइडियाज के साथ आना चाहिए, नई टेक्नोलॉजीज लानी चाहिए कि किस तरह से हम स्कूल्स को कंटिन्यू रखें इंस्टीड ऑफ जस्ट शिफ्टिंग टू द ऑनलाइन मॉडल। साथ के साथ बात किया गया कि हर एक बच्चे की अपनी हेल्थ रहती है। बच्चों की हेल्थ चेकअप और मेडिकेशन पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। जिनको पहले से प्री डिसीज है, रेस्पिरेटरी डिसीज है, उनके लिए ये मॉडल आप चला सकते हो। तो आप हाइब्रिड मॉडल पर काम करो कि जिनके साथ ये इशू है वो शिफ्ट हो जाए ऑफलाइन ऑनलाइन मॉडल पर, बट बाकी बच्चों के लिए आप प्रॉपर स्कूल आवर्स को, स्कूल में जो ट्रेनिंग दी जाती है उसको कंटिन्यू करो। साथ के साथ ये भी ऑब्जर्व किया गया कि जो गवर्नमेंट ये ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान रिलीज करती है ये कहीं ना कहीं लोगों को इफेक्ट ही कर रहा है। पहली चीज, आप अगर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को बंद कर दे रहे हो तो लोगों की वेजेस जा रही हैं, लोग अपनी लाइवलीहुड तक अर्न नहीं कर पा रहे। दूसरा, अगर आप स्कूल्स को ऑनलाइन मॉडल पर काम कर रहे हो तो इससे बच्चों की एजुकेशन जा रही है, लर्निंग जा रही है। क्योंकि हमने देखा स्कूल्स सिर्फ बुक्स के रीडिंग रूम्स नहीं है, स्कूल्स में प्रॉपर लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस सिखाई जाती है। इस तरह से भी उनकी एजुकेशन पे इफेक्ट होता है। ओवरऑल कहीं ना कहीं ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान से जो वल्नरेबल सेक्शन है वो और भी ज्यादा इम्पैक्ट होता है। गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज लाने के पहले उनको ऐसी पॉलिसीज लानी चाहिए जो पीपल सेंट्रिक हो, पीपल सेंट्रिक पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करनी चाहिए जिससे लोगों को ज्यादा इफेक्ट ना हो, पहली चीज। दूसरा, ये पॉलिसीज प्रो पुअर होनी चाहिए,
मतलब कि पुअर्स के लिए भी बेनिफिशियल होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि वो तो ऑलरेडी वल्नरेबल है तो इससे उनको और भी ज्यादा इम्पैक्ट होने लगी। सो यही सारी चीजें इस एडिटोरियल में डिस्कस की गई हैं। आगे चलते हैं। SC seeks balance between bail and obligation of accused to timely trial। ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि जो PMLA एक्ट है, प्रिवेंशन एंड मनी लॉन्ड्रिंग का जो एक्ट है, इसके तहत कई सारे जो एक्यूज्ड पर्सन है उनके ट्रायल में हमें काफी समय लगता है या डिले होता जाता है। सो इसी रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही कि अगर एक्यूज्ड पर्सन बोल रहा है, अगर एक्यूज्ड पर्सन एग्री है कि जब भी कोर्ट मुझे बुलाएगी तब मैं पेश हो जाऊंगा, तो इस रिगार्डिंग पर उस पर्सन को बेल देना सही है। ये एक तरह का बैलेंस क्रिएट करेगा। नेक्स्ट वन इज amid protest by opposition both houses adjourned again। हम सब जानते हैं अभी हमारे सामने विंटर सेशन स्टार्ट हुआ पार्लियामेंट का, बट अनफॉर्चुनेटली विंटर सेशन के स्टार्ट होते ही जो हमने सो कॉल्ड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे हैं जो कि लोगों की बात रखेंगे, लोगों के फेवर में बात करेंगे, वो इतने हाई लेवल का अपोज कर रहे हैं चीजों को। फॉर एग्जाम्पल पहला चीज वो अपोज कर रहे हैं अडानी ग्रुप के ऊपर जो केस चलाया जा रहा है कि उन्होंने ब्राइब किया है $250 मिलियन का। दूसरा चीज मणिपुर में अनरेस्ट जैसी चीजें, तीसरा संभल मॉस्क वाला इशू, चौथा मिथिलांचल जैसी चीजें। इन सारी चीजों को लेकर के ऑपोजिशन इस तरह से बिहेव कर रहा है कि हमें हमारे सेशन को ही एडजर्न करना पड़ गया। फर्स्ट डे भी हमने एडजर्न कर दिया था। एडजर्न मतलब कि जो नॉर्मल फंक्शनिंग है सेशन की उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। ये एक पार्लियामेंट्री टर्म है, इसे कंफ्यूज मत होना। एडजर्न मतलब कि सेशंस को सस्पेंड कर देने की प्रोसेस को ही एडजर्नमेंट बोला जाता है। नेक्स्ट वन इज ग्रेटेस्ट शो मस्ट गो ऑन। इस एडिटोरियल में डिस्कस किया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। देखो हम सब जानते हैं, हमने जब हमारा भारत आजाद हुआ, आजाद बना, तो 25 जनवरी 20 why it's not working properly, I think there is a issue। ठीक है, मैं डिक्टेट ही कर दे रही हूँ। 25 जनवरी 1950 को ही हमने इलेक्शन कमीशन को वर्किंग को ऑन कर दिया था। मतलब कि अभी हम सॉवरेन रिपब्लिक, अभी हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट किया था? 26 जनवरी 1950 को, बट उससे एक दिन पहले ही हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को उसकी वर्किंग का मोड ऑन कर दिया था। यहां से हमें नजर आता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है। इंडिया डेमोक्रेसी, वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी का मतलब होता है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करवाना, और समय समय पर हमने बहुत अच्छा इस चीज को प्रूफ भी किया है। ग्लोबल लेवल पर हमें कई बार एप्रिशिएशन भी मिलते हैं कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसने इस चीज को बखूबी निभाया है, और इतनी बड़ी पॉपुलेशन के बीच भी इंडिया ने डेमोक्रेटिकली फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करवाने की पूरी कोशिश की है। बट अभी भी हमारी डेमोक्रेसी में कुछ चैलेंजेस हैं। फॉर एग्जाम्पल इलिटरेसी, पुअर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, करप्शन, अटैक ऑन सिविल लिबर्टीज। लिटरेसी, हम सब जानते हैं इंडिया का लिटरेसी रेट बहुत कम है, जिसके लिए गवर्नमेंट एफर्ट्स कर भी रही है, बट स्टिल इसमें और एफर्ट्स लाने की जरूरत है। दूसरा चीज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। हालांकि अभी रिसेंटली जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को कम करने के लिए एनडीए गवर्नमेंट ने नया इनिशिएटिव भी लाया है कि जो 2029 के इलेक्शंस होंगे उसमें हम 33% विमेन्स के लिए पार्लियामेंट में रिजर्वेशन करेंगे। ये भी एक चलो अच्छी चीज है, बट स्टिल कहीं ना कहीं क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स जैसी चीजें हमें देखने को मिल रही हैं। ऐसा देखा गया कि जो अभी इलेक्शंस हुए उसमें 46% इलेक्टेड मेंबर्स का जो बैकग्राउंड है या उनका लिंकेजेस क्रिमिनल केसेस से देखा गया। पहली चीज मतलब कि क्रिमिनलाइजेशन हो रहा है। दूसरा चीज जो देखा गया वो ये देखा गया कि मतलब कि जो इलेक्शंस हैं उनको कहीं ना कहीं पैसों के दम पर जीता गया है। यहाँ पर आप जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो पार्टी के एक्सपेंसेस को तो
चेकआउट करता है, बट इंडिविजुअल जो अपने लेवल पर फ्री वीज प्रोवाइड कर रहे हैं और जो वोटर्स को खरीद रहे हैं, उस चीज को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चेकआउट करने में कहीं ना कहीं गैप है, उस गैप को फिल करने की बात की जा रही है। ऐसा देखा गया कि जो अभी के मेंबर्स हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उसमें 95% मेंबर्स करोड़पति हैं। करोड़पति होना इतना इजी नहीं है। आप अगर आपके पास अगर इतना पैसा है तो आप सत्ता में बने रहने के लिए पैसा खर्च करोगे, लोगों के वोट्स को परचेज आउट करोगे और आगे भी सत्ता में बने रहोगे। इस एडिटोरियल में यही सब डिस्कस किया गया है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का शो है, मतलब कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाने जैसी चीजें हैं, वो शो मस्ट गो ऑन। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जरूरत है कि इन सारी चीजों को भी चेकआउट करे। लिटरेसी बढ़ाने में तो चलो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स उठा रही है, क्रिमिनलाइजेशन के रिगार्डिंग लॉज रहा है, और जो इलेक्शंस का मोनेटाइजेशन हो गया है, मतलब पैसों के बेसिस पर इलेक्शंस जीते जा रहे हैं, उस चीज को भी चेकआउट करने में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आगे स्टेप्स बढ़ाए। नेक्स्ट वन इज How an asteroid destruction give Mars its tiny moons। हम सब जानते हैं मार्स के दो मून्स है, फोबोस एंड डेमोस। अभी रिसेंटली स्टडी में ऐसा पता चला कि ये प्रॉपर मार्स के मून्स एज इट इज, मतलब कि नेचुरल मून्स के रूप में नहीं बने। पहले एक बहुत बड़ा एस्टेरॉइड था जो कि मार्स से टकरा गया, जिसकी वजह से फोबोस और डीमोस दो छोटे एस्टेरॉइड्स बचे जो मार्स की ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आकर के उसे रिवॉल्व करने लगे। इसी के बेसिस पर यह बोला गया कि मार्स के दो मून्स हैं जिसका नाम है फोबोस एंड डिमोस। प्रीलिम्स रिवीजन, डिजाइन लॉ ट्रीटी, ये एक तरह की ट्रीटी है जो कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रपोज की गई है। जैसे कि हम इंडस्ट्रियल डिजाइन्स को लाते हैं ना सामने, उसके रिगार्डिंग ये ट्रीटी लाई गई है कि आपको किस तरह से डिजाइन्स को रजिस्टर करवाने, उसके रिगार्डिंग नए नए चीजें लाए गए हैं। डिस्कस करते हैं। पहला चीज इसमें ग्रेस पीरियड बढ़ा दिया गया, मतलब कि अगर आपने कोई नई डिजाइन लाई है, सामने लाई है और अपनी डिजाइन के लिए आपको पेटेंट करवाना है, तो उसके लिए आपको 12 मंथ का ग्रेस पीरियड प्रोवाइड किया गया। फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है, आप इजीली फाइल कर पाओ, टेक्निकल असिस्टेंस दिए जाए, इस तरह की चीजें डिजाइन लॉ ट्रीटी में प्रपोज की गई है। नेक्स्ट वन इज ग्लोबल मैच मेकिंग प्लेटफॉर्म। पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड, ग्लोबल मैच मेकिंग प्लेटफॉर्म को आप किसी मैट्रिमोनी चीजों से कनेक्ट मत करना कि यहाँ पर मैच मिलाना है, ऐसा नहीं है। देखो, हम सब जानते हैं अभी हम काम कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज के ऊपर। कुछ इंडस्ट्रीज जो डीकार्बनाइजेशन की तरफ बढ़ना चाहती हैं, जिनका जो एमिशन है वो बहुत ज्यादा है, जो अपनी एमिशन को कम करना चाहती हैं, सो ग्लोबल मैच मेकिंग प्लेटफॉर्म ऐसी इंडस्ट्रीज को, ऐसे सेक्टर्स को, और जो जिनके पास टेक्नोलॉजी है, जो अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करना चाहते हैं, जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो डीकार्बनाइजेशन के लिए स्टेप्स आगे बढ़ाना चाहते हैं, सो इन दोनों के मैच मिलाने के लिए ग्लोबल मैच मेकिंग प्लेटफॉर्म लाया गया है, ताकि जो हैवी इमिटिंग इंडस्ट्रीज है उनमें डीकार्बनाइजेशन हो सके, उनमें लोग इन्वेस्ट करें, उनको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करें, उसमें एफर्ट्स लगाएं कि कैसे हमें क्लाइमेट चेंज को कम करना है। नेक्स्ट वन इज एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया। ये एक तरह की वॉलंटरी सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है। पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड, ना तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल है ना तो ये स्टैट्यूटरी है, इसे हमने कंपनी एक्ट के तहत बनाया है। ये जो एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया है, स्टिल ये काफी नामी इंस्टीट्यूट है। ये एडवर्टाइजिंग को डील करती है इंडिया में, टीवीज में, रेडियोज में, मैगजीन्स में जो भी एडवर्टाइज चलती हैं उनको ये डील आउट करती है कि क्या वो सही बेसिस पर चल रही हैं, क्या जो वो क्लेम कर रही हैं वो सही चीजें हैं या नहीं। इसने अपनी हाफ ईयरली रिपोर्ट रिलीज की जिसमें इसने बताया कि रियल स्टेट और ऑफशोर बेटिंग जैसे जो सेक्टर्स हैं, इनमें बहुत इलीगल एड्स प्रोवाइड की जा रही हैं, मिसलीडिंग एड्स दी जा रही हैं। नेक्स्ट वन इज इंटरनेशनल पैथोजन सर्विलियंस नेटवर्क। ये एक तरह से नेटवर्क है जो WHO के सेक्रेटेरिएट के अंतर्गत काम करता है। ये बेसिकली जो डिसीज थ्रेट्स हैं जो कि एपिडेमिक या पेंडेमिक बनने का पोटेंशियल रखते हैं, उस इन्फेक्शियस डिसीज थ्रेट को पहले ही ऑब्जर्व करना और किस तरह से उसे प्रिवेंट किया जा सके, उसके लिए ये एक नेटवर्क बनाया गया है।
दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच, होप यू ऑल लाइक दिस सेशन। इस तरह की और इंटरेस्टिंग सेशन से जुड़ने के लिए ज्वाइन करिए एग्जैक्ट आईएएस। हमारे इंस्टाग्राम चैनल, यूट्यूब और टेलीग्राम की लिंक्स डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। आप हमसे व्हाट्सएप पर भी कनेक्टेड हो सकते हैं। आपका कोई भी सजेशन हो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।